हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के वीडियो में। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। इसके पहले एक प्रश्नावली 5.12 की हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें थ्योरी पोर्शन प्लस क्वेश्चन नंबर 1 से 7 देखा था। आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली जो एक्सरसाइज हमारी 5.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 8 से 20 तक देखेंगे। तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम हर चीज को समझा दिया था, बस आज क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे एग्जाम में 100% आते ही आते हैं। एग्जाम में हमें इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलता है, बहुत इजी होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक हमारी समांतर श्रेणी है, एक हमारी एपी है। एक एपी में 50 पद है, मतलब एक एपी है उसमें 50 पद है, पहला पद दूसरा पद ऐसे ही 50 पद है। ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है, उसका तीसरा पद हमें पता है कौन सा है, 12 है। और आखिरी पद, अंतिम पद 106, मतलब जो 50वां अंतिम पद है और अंतिम पद 106 है। अच्छा, फिर कह रहा है इसका 29वां पद ज्ञात करो। अच्छा, तो सबसे पहले चीज हमें एक फार्मूला पता था, क्या कि an बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमें फार्मूला याद है सबको, इसका डेरिवेशन भी करवाया था इसकी पिछली वीडियो में। देखिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। ओके, इसके बाद इसका मतलब क्या होता है, an मतलब होता है कि 10वां पद, 20वां पद, 30वां पद। तो जैसे अगर हमसे मान लो, अगर जैसे हमसे कहता है 20वां पद बताओ क्या होगा, 20वां पद, जैसे हमसे कहते हैं 20वां पद बताओ, तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि a 20वां पद होता है, a प्लस 20 है तो यहां पर 19d लिख दो। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका क्या मतलब, जैसे हमसे कोई कहते हैं 20वां पद, 50वां पद, 29वां पद, तो जितना कहे, मतलब 20वां पद बोला है तो पहला पद ये होता है प्रथम पद ए, तो ये सब में आता है प्रथम पद ए, वैसे ही आ गया। ठीक है, जितना यहां पर 20 है तो यहां पर 19 लिख दो, यहां पर 20 है तो यहां पर 19 लिख दो। ठीक है, अब इंटू डी, ये हमारा फिक्स रहता है, ये हमारा ए और डी ये हमारा फिक्स है। ठीक है, ये प्लस भी हमारा फिक्स होता है सब में। बस ये जितना 20 होता है तो यहाँ पर 19 आ जाता है। जैसे जैसे कहते हैं 29वां पद ज्ञात करो, ए 29वां पद ज्ञात करना है आपको। ए सब में फिक्स रहता है, प्लस सब में रहता है, डी सब में रहता है। बस ये 29 है तो यहाँ पर 28 आ जाएगा, तो आपका 29वां पद आ गया। सूत्र से कैसे जानोगे, सूत्र से मान लो आपको 29वां पद लिखना है तो ए 29वां हो गया, एन की जगह 29 रख दो, मतलब 29वां पद तो ए एन की जगह ये 29 आ गया, ए की जगह ए रख दो, प्लस एन की जगह 29 रख दो। एन की जगह 29 रखोगे, 29 में से 1 चला जाएगा, क्या बचेगा, 29 माइनस 1 इंटू डी है तो डी लिख दो। तो ए प्लस 29 में से 1 गया 28d। तो ऐसे सूत्र से भी निकाल सकते हो कि ओ ए 29 बराबर ए प्लस 28d। डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ए 29 है तो पहले प्रथम पद प्लस डी, ये तो फिक्स होता है, यहां पर जितना होता है उससे एक -1 करके यहां पर आ जाता है ना। तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, सबको पता होगा ये। अब हम लोग पूरा एक्सरसाइज इसी फार्मूले पे है, तो चलिए देखते हैं पूरी एक्सरसाइज को। ये जिसका 8वां क्वेश्चन है, 1 से 7 तक के प्रश्न हमने पिछली वीडियो में करा दिए थे, आज हम लोग 8वें से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए इसका जो हल होगा, हल सॉल्यूशन, कह रहा है एक एपी में 50 पद है, 50 पद है, इसका मतलब है कि कोई एपी है उसमें 50 पद है टोटल। ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब तीसरा पद जैसे पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, ऐसे ही तीसरा पद मतलब A3, तीसरा पद हमें दिया है 12, नोट कर लिया हमने। फिर कह रहा है अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 106 है, और कह रहा है एक श्रेणी में 50 पद है। आपसे कह दे कोई एक श्रेणी में 50 पद है और अंतिम पद है, तो मतलब वही 50 वाला अंतिम पद हो गया। तो अंतिम पद हमारा 106 है, मतलब 50वां पद, तो 50वां पद हमारा क्या हो गया, 106 हो गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसका 29वां पद बताओ, मतलब ए 29 पूछ लिया है हमसे, ए 29 हमें बताना है। अच्छा, ये हमसे पूछ लिया है। A3 का क्या मतलब है भैया, भैया A3 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, A3 मतलब A प्लस यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा 2D, तो A3 बराबर A प्लस 2D हो गया। सूत्र से भी निकाल सकते हो। अच्छा, अब A3 की वैल्यू दी है 12, तो इसकी वैल्यू लग दी है 12, समझ में आ गया। इसको मान लो समीकरण 1। फिर हमें A50 दिया है,
ए 50 दिया है, ए 50 को क्या लिख सकते हो, ए तो सब में फिक्स रहता है, प्लस यहां पर 3 था तो 2, यहां पर 50 है तो यहां पर 49, डी सब में फिक्स है तो डी, और 50वां पद आपका 106 दिया है, 106 ये हो गई आपकी समीकरण 2। अच्छा देखो ए हमें नहीं पता है, डी हमें नहीं पता, ए नहीं पता, डी, और ए और डी हमें चाहिए भी, क्योंकि 29वां पद कैसे निकालोगे, ए 29 जब लिखोगे आप तो ए सब में आता है, प्लस 29 है तो 28 आ गया इंटू डी, तो हमें ए पता चल जाए और डी पता चल जाए तो हम लोग ए 29वां निकाल लेंगे। तो ए डी पता करने के लिए ये हमें दिया गया है, तो ए डी दो समीकरण है, दो अननोन है, तो इसको काट पीट दो, ए डी की वैल्यू निकाल लो। जैसे x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई दिया होता था, काट पीट के हम लोग एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते थे, उसी प्रकार से यहां पर करना है। देखो अगर दूसरी वाली समीकरण से पहली वाली समीकरण घटा दो, दूसरी समीकरण से पहली समीकरण को घटाने पर यहां पर क्या करो, दूसरी वाली समीकरण से पहली वाली समीकरण घटा दो, तो देखो ए में से ए गया, कितना बचा, 0 बचा, फिर 49 में से 2 चला गया, कितना बचा, क्या भैया क्या बोले आप, हमने बोला अगर 49 में से 2 चला गया कितना बचा, भैया 47 बचा, ये तो बचपन से हम लोग घटाते हैं इतना, तो 49 डी में से 2 डी चला गया, 47 डी बच गया, बहुत अच्छे भैया। अच्छा 106 में से 12 गया, कितना बचा, तो भैया 106 में से 12 घटाना है, हमने कहा तो 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4 बचा, 10 में से 1 गया, कितना बचा, 9 बचा, तो अगर 106 में से आप 12 घटाओगे तो 94 आएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, समीकरण 2 जैसे ए प्लस था 49D और इसमें समीकरण 1 घटाना था ए प्लस 2D, तो ए माइनस 2D, ए प्लस 2D था, जब घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ए से ए कट जाएगा, 49 में से 2 चला जाएगा, 27 बच जाएगा, 49 में से 2 चला गया, 47 बच गया, फिर उधर लिखोगे 106 माइनस का 12, तो यहां पर आपका आ जाएगा 94। तो इस प्रकार से भी डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक, ये हमारा आ गया 47D बराबर आ गया 49, तो D बराबर 49/47, 47 दूना कितना होता है, 49 होता होगा, 40 दूना 80, 7 दूनी 14, 90, 94, तो 47 दूना 94, यानी D की वैल्यू आपकी आ गई प्यारी सी D बराबर 2। सबको समझ में आया ये, बहुत अच्छे। ना समझ में आया हो आराम से वीडियो को बैक करके देख लीजिए। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाना था, ए में से 1 गया 0, 49 में से 2 गया 47, 106 में से 12 गया 94। अगर ऐसे नहीं समझ में आता डायरेक्ट तो भैया अपना ऐसे लिख लिया 106 और ऐसे लिख लिया 12, आराम से बैठ के घटाओ, 6 में से 2 गया 4, यहाँ पे 1 दहाई का 1 लिया तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 0 बचा तो 94 आ गया। तो जैसे आपको समझ में आता है, जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे करिए कैलकुलेशन, है ना। तो डी की वैल्यू आ गई 2। अब हमें डी तो पता चल गया भैया, ए कैसे पता चलेगा, इस किसी भी समीकरण में ए की वैल्यू रख दो। जैसे पहली समीकरण जो है आपकी, जो आपकी पहली समीकरण है, समीकरण 1 जो है आपकी, उसमें डी की वैल्यू रख दो। समीकरण 1 में डी की वैल्यू रख दो, डी की वैल्यू रख दो, समीकरण 1 में डी की वैल्यू पुट कर दो। तो समीकरण 1 है क्या, a प्लस 2d बराबर 12 है आपकी समीकरण 1, है ना। तो इसमें d की वैल्यू हमें रखनी है, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू भी 2 आई है ना, 12, तो a बराबर 12 और ये 2 दूनी 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 4 को उधर भेज दोगे माइनस आ गया, तो a बराबर यहां से आ गया आपका 8, a बराबर आ गया यहां से आपका 8। तो ठीक है, a बराबर 8 आ गया, तो 8 4 12, ठीक है। तो a बराबर आ गया आपका 8 भैया, और d आपका पहले आ गया था 2। तो बस अब जैसे ही आपको a और d पता चल गया, आप कुछ भी कर सकते हो, फिर अनलिमिटेड पावर आ जाती है अपने पास। a 29 हमें निकालना है, क्वेश्चन में a 29 पूछा है, तो a 29 को a प्लस 28d लिख सकते हो, है ना। कैसे होगा सब बता दिया है। a की वैल्यू है भैया 8, हमने कहा रख दो। आपने कहा भैया 28, d की वैल्यू जो है 2 है, तो हमने कहा d की जगह 2 रख दो, आपने रख दिया, है ना। कैलकुलेशन कर लो, 8 को 8 रहने दो, 28 दूना 56, 28 दूना 56 कैसे, 2 8 16 का 6, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 56 और 8 कितना होता है 64, कैसे 8 6 14 का 4, हासिल लगा 1 5 और 1 6। जहां पर आपको जोड़ने घटाने में दिक्कत हो, आप अपना बढ़िया से ऐसे रजिस्टर में इस प्रकार से जोड़ घटा लीजिए, है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो हमें भैया 29वां पद जो आया है 64 आएगा हमारा। कैसे किया सबको समझ में आया, ये हमें दिया था, ये हमें दिया था, हमें ए 29वां निकालना था। अगर
A3 है तो A+2D लिख सकते हो, A50 है तो A+49D लिख दो। यहाँ जितना होता है यहाँ पर उससे एक कम आ जाता है। A29 था तो A+28D हो गया। तो बस कुछ बचे ही नहीं। A29 निकालने, देखो ये सब भूल जाओ, हमें निकालना है A29। A29 की वैल्यू होती है A+28D। कैसे निकालोगे? अगर हमें A और D की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग 29वां पद निकाल लेंगे यहाँ पर रख के। AD की वैल्यू यहाँ से पता चलेगी, A3 A+2D, A50 A+49D। सॉल्व कर लोगे, AD की वैल्यू निकालो, यहाँ पर रख दो, सवाल आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, जो आपका 9 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 व -8 है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है तीसरा पद आपका 4 है, 9वां पद आपका 8 है, ठीक है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? कैसे करेंगे इसको? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग क्या करिए, पहले क्वेश्चन को देखिए और जैसे रजिस्टर लेके बैठते होंगे तो रजिस्टर पे अपने मन से वीडियो को रोका, अपने मन से किया, जहां पर रख के वहां पे देख लिया, है ना। इस प्रकार से हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो हल करते हैं इसको। किसी एपी का तीसरा और 9वां पद, देखो एपी का प्रथम पद A1, द्वितीय पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4। तो कह रहा है तीसरा पद मतलब A3, तीसरा पद हमारा है 4 और कह रहा है 9वां पद है हमारा -8 और 9वां पद है हमारा -8, है ना। A3 हमारा 4 है, तीसरा पद 4 है और 9वां पद हमारा -8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? मतलब इसमें कोई पद है, हमें क्या पता भैया कौन सा पद 0 होगा। हमने मान लिया कोई, हम लोग वैसे क्या मानते हैं कि माना कोई रेलगाड़ी, जब हम माना वाले सवाल करते हैं तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x, माना इसकी चाल बराबर y, हम लोग x y मान लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। हमने मान लिया माना x वाला पद शून्य होगा, हम लोग इसमें n मानते हैं, माना nवां पद इसमें शून्य होगा, माना nवां पद हमारा शून्य होगा, ये हमें दिया गया है, ठीक है। अब देखो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया? अब हम नहीं बताएंगे, अब आप बताइए A3 को क्या लिख सकते हैं, आप बताओ। A3 को आपने बोला A+2D लिख सकते हैं भैया, बहुत अच्छे। 3 है तो यहाँ पर 2 कर दिया, AD सब में सेम है। सूत्र से भी निकाल सकते हो, जैसे AN बराबर A+n-1 इंटू D होता है। अब यहाँ पर हमें निकालना है 3, तो यहाँ पर 3 रखा, A+3 में से 1 गया 2, 2D। भाई n की जगह 3 रखोगे ना, 3 में से 1 गया 2D, तो यहाँ सूत्र से भी निकाल लो। तो A3 हो गया A+2D, A9 कितना होगा, A9 कितना होगा, A+9 है तो यहाँ पर 8 कर दो, 8D। समझ में आ गया सबको? बहुत अच्छे। तो यहाँ पर हमें ये हो गया। अब हमें दिया है तीसरा पद है 4, तीसरा पद का मतलब है A+2D हमें दिया गया है 4। अच्छा, 9वें पद का मतलब है A+8D, 9वें पद का मान दिया गया हमें -8। बहुत बढ़िया, इसको मान लो आप समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। देखो हर एपी के हर सवाल में हमें इस प्रकार के सवाल में जब पूछता है तो हमें ए और डी का मान निकालना पड़ता है, ए और डी का मान, ये चीज नोट करिएगा आप लोग। तो ए और डी का मान ये दिया है, ये इसीलिए दिया गया है ताकि भैया हमें यूज करके, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई हमको यूज करके हमसे ए और डी का मान ज्ञात करो। अब पता नहीं आपको सुनाई पड़ रहा है कि नहीं, ये चिल्ला रहे हैं, ये दोनों चिल्ला रहे हैं कि भाई an बराबर 0 निकालने के लिए हमसे ए और डी का मान निकालो। तो भैया हमने सुन लिया कि देखो इसका मीनिंग ये है, an निकालोगे तो हमें ए और डी की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हमें इन दोनों वैल्यूओं से ए और डी का मान निकालते हैं हर एक सवाल में, ठीक है। अच्छा, तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो हमने क्या किया, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दो, ए में से ए गया 0 प्लस 8d में से 2d चला गया, कितना बचा, 6d बचा, और -8 में से 4 घटा दो, तो -8 में से 4 घटा दिया हमने, ठीक है। अब देखो 0 तो 0 रहेगा, 6d को 6d लिख लिया, माइनस का 8 माइनस का 4 समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, 8 4 12, तो d बराबर आ गया माइनस का 12/6, 6 दूनी 12, यानी d आपका आ गया है बच्चों -2। समझ में आया कैसे आया? समझ में आया आप लोगों के कि नहीं समझ में आया? देखिए हमने समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाया, तो a में से a गया, देखो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाना है, तो a में से a गया 0, 8d में से 2d गया, 6d आ गया।
फिर -8 में से 4 घटाना है, तो -8 में से 4 घटा दिया। तो देखो 6 जीरो, तो जीरो किसी में जोड़ोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो यहां से 6D आ गया। -8 -4 चिन्ह समान है तो जोड़ दो, -8 -4 माइनस के 12, 6 दूनी 12, तो D बराबर -2 आ गया आपका। अब D की वैल्यू तो भैया आ गई, A की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा D का मान जो आया है वो किसी भी समीकरण में रख दो भाई, इसमें किसी में भी D का मान रख दोगे, A का मान पता चल जाएगा। तो आपने कहा भैया एक वाली समीकरण में रख दो, तो हमने कहा समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 है आपकी A + 2D बराबर 4। अब इसमें D की बराबर -2 रख दो, D बराबर -2 की वैल्यू रख दो, D बराबर -2 रख दो आप। तो A + 2 इंटू D की वैल्यू -2 बराबर 4। तो A प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो गया, 2 दूनी 4 बराबर 4, ये वाला 4 को उधर भेज दो। तो A बराबर 4 ये था पहले से, और ये -4 उधर जाएगा +4 हो जाएगा, तो A बराबर आ गया आपका 8। तो A बराबर बच्चों आ गया आपका 8। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, बहुत अच्छी बात। जैसे ही हमें A और D की वैल्यू पता चली हम बन गए शक्तिशाली। कैसे? A D की वैल्यू पता चली, अब हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। हमसे कह रहा था कौन सा पद शून्य होगा, तो हमने मान लिया था भाई चलो कोई x वाला पद शून्य होगा, x की जगह हमने n मान लिया, चलो nवां पद हमारा शून्य होगा। तो हमने कह दिया कि माना nवां पद जो है हमारा 0 है। हमने क्या मान लिया था कि nवां पद हमारा कोई होगा वो 0 होगा। nवां पद क्या होता है? जैसे ये a3 की जगह a + 2d लिखे थे, ऐसे ही an की जगह a फिक्स रहता है, ये तो हमारा फिक्स रहता है सब में। an का फार्मूला भी आपको याद होगा, a + n - 1 इंटू d। तो देखो वही तो लिखा है, a की जगह a आ गया, n है तो n में से 1 घटा दो, n में से 1 घटा दिया, d सब में फिक्स है। तो ये आता है हमारा 0 कौन सा पद होगा? a की वैल्यू 8 रख दो, रख दिए भैया, प्लस n हमें पता नहीं, n हमें निकालना है कि कौन सा पद 0 होगा। d कितना आया? -2, d की जगह -2 रख दो, बराबर 0 कर दो। इधर आ जाते हैं हम लोग। तो 8 + n - 1 कि भैया nवां पद मान लिया होगा, और d की वैल्यू आई थी आपकी -2 बराबर कितना आया था? 0। ये हमें दिया था कि कौन सा पद इसका 0 होगा, तो हमने मान लिया था nवां पद 0 होगा, a d की वैल्यू रख दी। तो 8 और बराबर प्लस, अब ये देखो यहां पर है प्लस, यहां पर ये गुणा में है माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, n - 1 इंटू 2, क्योंकि माइनस यहां पर आ गया आपका, ये हो गया 0। तो 8 इधर ही रखो, ये वाला पूरा उधर भेज दो, तो ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, n - 1 गुणे 2। अब देखो n - 1, 8 उधर था, 8 अभी भी है, ये जो 2 गुणा में था इधर भाग में आ गया, ये वाला 2 जो गुणा में है ये इसके भाग में आ जाएगा, तो भाग में आ गया। तो n - 1 बराबर कितना आ गया? n - 1 आ गया आपका, 2 से 8 को काटोगे 4 आ जाएगा, 4। तो -1 का उधर प्लस जाएगा, तो 4 + 1 हो गया 5, तो n बराबर 5। क्या मतलब है? तो इसका कौन सा पद 0 होगा? तो इसका 5वां पद 0 होगा भैया, 5वां वाला पद जो है ये 0 होगा आपका, 5वां पद 0 होगा। कैसे निकाला? तो कह रहा था कौन सा पद 0 होगा, हमने मान लिया था nवां पद 0 होगा, तो फिर उस प्रकार से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के बहुत चांस है इसके। ठीक है, देखिए ये जो आपका 10वां वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। ये वाले क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा फंस जाता है। देखो एग्जामिनर को बहुत पसंद होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि उसको बच्चा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, 7 इधर जोड़े कि 7 उधर जोड़े, है ना। देखो कह रहा है किसी एपी का 17वां पद, तो 17वां पद मतलब A17, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो देखो हमसे क्या कह रहा है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे कि कोई 17वां पद है, A17 है मान लो, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, और एक 10वां पद है, कोई एपी है उसका 17वां पद है और उसका 10वां पद है। अच्छा, कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब जो ये हमारा 17वां वाला पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। अच्छा, ये वाला हमारा इससे 7 अधिक है। अगर ये वाला, हमने आपको कैसे समझाया था कि जैसे अगर ये अधिक है, मान लो जैसे इसको छोड़ दीजिए, मान लीजिए ये आप है, ये आप है, ठीक है,
ये आप हैं, ठीक है, और ये हैं ये कौन है, आप लोग समझ गए, ठीक है। ये x है, मान लो ये x है, ये y है। देखो अगर मान लो इसके पास 5 रुपए हैं और इसके पास 10 रुपए हैं, अगर हम कह दें कि अगर इस x के पास y के पास 10 रुपए है और x के पास 5 रुपए है, दोनों को बराबर करो, तो बराबर करने के लिए क्या करोगे, 5 के पास अगर 5 और दे दो, अगर इसके पास 5 और दे दो तो ये बराबर हो जाएगा इसके। भाई अगर x y है, अगर x के पास 5 रुपए है, y के पास 10 रुपए है और हमें इन दोनों को बराबर करना है, तो भाई x वाले को 5 रुपए और दे दो, या तो y से 5 रुपए ले लो। तो लेगा कौन भैया इनसे, 5 रुपए x को दे दो बेचारे को, 5 रुपए हमने दे दिया, ये बराबर हो गया। वही चीज यहां पर कह रहा है कि एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, ये 7 अधिक है, बराबर करने के लिए भैया 10वें वाले को 7 दे दो। अब समझ में आया क्या हुआ कहानी, इसके पास 7 अधिक था तो बराबर करने के लिए 10 वाले को हमने 7 दे दिया कि भैया चलो बराबर हो जाओ, ठीक है, बस यही था। एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, बराबर करने के लिए हमने उल्टे वाले को 7 दे दिया। अच्छा कह रहा है इसका सार्वंतर ज्ञात करो। अच्छा A17 का सूत्र क्या हो जाएगा, A प्लस 17 है तो 16, A प्लस 16D बराबर A10, 10 की जगह क्या आ जाएगा, A प्लस 10 है तो 9 आ जाएगा, 9D प्लस 7, 7 था तो 7 लिख दिए। अब देखो A से A कट गया है ना, तो यहां पर बच गया 16D बराबर 9D प्लस 7 है ना बच्चों। अब देखो 9D को इधर ले जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा 16D, माइनस का 9D इधर आ गया 9D बराबर 7, 16 में से 9 गया कितना बचा 7D, 16 में से 9 गया 7 बराबर 7, 7 से 7 कट गया, D बराबर कितना आ गया बच्चों, D बराबर आपका आ गया 1, D बराबर आ गया 1 का, D बराबर 1 आ गया। तो भैया इसका सार्वंतर कितना हो जाएगा, सार्वंतर इसका 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इन क्वेश्चन को पकड़ेंगे। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक था, भैया ये 7 अधिक है, ये बड़ा आदमी है, तो इसको बराबर करने के लिए इसको और मेहनत पड़ेगी, यानी इसको 7 रुपए कहीं से और जुगाड़ करने पड़ेंगे, तब ये इसके बराबर हो पाएगा, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये जो आपका 11 नंबर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ते हैं उसको। कह रहा है एपी है हमारे पास कोई 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिख के समझते हैं। देखो कह रहा है कोई हमारे पास एपी है, एपी हमारे कौन सी दी गई है, एपी बराबर हमें दी गई है 3, 15, 27, 39 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से हमें कोई एपी दी गई है। कह रहा है इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से अधिक होगा। मान लिया हमने भैया nवां पद, कौन सा पद मतलब कौन सा पद, कौन सा पद का मतलब है किस नंबर का पद है ना, जैसे कहता है 54वां पद मतलब A54, ऐसा कहता है कौन सा पद, मान लिया भैया x वाला पद, मान लिया nवां पद, तो वही कह रहा है का कौन सा पद, तो हमने मान लिया भैया an वाला पद, कौन सा पद उसके 54वें पद से, मतलब कोई उसका 54 वाला पद है, ठीक है। कह रहा है इस एपी का कौन सा पद, मान लिया हमने n वाला पद, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, मतलब हमें ये ऐसा पद निकाले जो 54वें पद से 132 अधिक हो, लेकिन बराबर करने के लिए अगर ये अधिक है, अगर हमें बराबर करना है तो भैया इस गरीब आदमी को हमें थोड़ा और पैसा दे दो 132 रुपए, तब इसके बराबर होगा। देखो ये कह रहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 होगा, हमें ऐसा पद निकालना है जो ये 54वें पद से 132 ज्यादा हो, लेकिन बराबर करने के लिए हमें इसको 132 अधिक पहले करना पड़ेगा। अब ये दोनों बराबर हो गए, जैसे पीछे वाले समझाया था वैसे ही है ये। तो an लिख लो, an का क्या फार्मूला होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है हमारा an का फार्मूला। a 54 की जगह क्या रखोगे, a प्लस 54 होगा तो 53 रख दोगे, a 53d हो गया। इसको आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों, 132 की जगह 132। तो इस प्रकार की तुलना वाले सवालों में हमारा ए कट जाता है, ए की हमें कोई जरूरत नहीं होती है।
इनवा पद हमें निकालना है, निकाल लेंगे भैया, क्या दिक्कत है। अच्छा डी की वैल्यू कितनी है, देखो हमारे पास एपी दे दी गई है, इसका प्रथम पद होता है ए, प्रथम पद होता है ये देखो A1 होता है, ये A2 होता है, ये हमारा A3 होता है, ये हमारा A4 होता है। तो प्रथम पद होता है ए की वैल्यू आ गई 3, फिर होता है डी। अगर पहले से आपको पता है कि ये समांतर श्रेणी है तो किसी भी दूसरे पद से उसके पहले वाला पद घटा दो, जैसे 15 में से 3 घटा दो, 15 में से 3 घटा दो, कितना बचा 12, तो यही उसका सर्वांतर हो जाएगा। 15 में से 3 घटा दो, 15 में से 3 घटा दो, कितना आएगा 12, या 27 में से 15 घटा दो तब भी 12 आएगा, 39 में से 27 घटाओगे तब भी 12 आएगा। ठीक है बच्चों, तो डी की जगह आप लोग रख दीजिए डी की वैल्यू 12। बहुत बढ़िया बच्चों। 53 डी की जगह आप लोग डी का मान रख दीजिए 12, रख दिए भैया। प्लस 132 है तो आपने कहा भैया उसको वैसे ही रख दो, हमने कहा भैया मत छो उसको। अच्छा अब देखो n-1 ये 12 था, गुणा में 12 है तो 12 उसके अभी गुणा में लिखा रहने दो, तो 53 गुणे 12 लिख दो, 53 गुणे 12 प्लस 132 लिख दो। ठीक है, अब हमने कहा कुछ किया तो है ना, ये जो गुणे में 12 था अगर ये इधर गुणा में होता है तो उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये आ गया 12 इधर। अब क्या करो, देखो यहां से काट दो 12 से, सब कैसे काटोगे देखो, बहुत अच्छी चीज है यहां पर समझने वाली, समझ लीजिए। देखो इस प्रकार की जोड़ के अगर सवाल लिखा है तुम्हें 12 काटना है तो या तो 12 कॉमन ले लो इसमें से, कैसे लोगे कॉमन, देखो 12 यहां से कॉमन ले लो, तो यहां से 12 कॉमन लिए, ऊपर 53 बचा भाई, 12 बाहर चला गया 53 बच गया, प्लस 132 था, 132 में से 12 चला गया तो 12 एकम 12 बचा, 12 एकम 12 और 12 एकम 12, तो यानी 12 गुणे 11 132 होता होगा, 12 हाँ 132 होता है, 12 की गुणा 11 से कराओगे तो 132 आएगा, है ना। तो 132 को 11 गुणे 12 हमने लिख लिया था, और 53 गुणे 12 था, 132 को 11 गुणे 12, तो 12 यहां से बाहर निकाल लिया और यहां से 12 निकालोगे तो 11 बच गया। ठीक है, आप चाहो तो इसे दूसरे प्रकार से भी काट सकते हो, यहां पर 12 पहले से था तो इस 12 से ये 12 कट गया, 53 प्लस 11 कितना हो गया, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 64 आ गया, 53 प्लस 11 64। अभी फिर से बता देंगे, ठीक है। तो n बराबर 64, ये माइनस का 1 उधर था, उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो गया, तो n बराबर आ गया आपका 65। तो इसमें कह रहा था कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो भैया 65वां पद जो होगा उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। समझ में आ गया, बहुत अच्छे। देखो कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कैलकुलेशन में, इसको और सिंपल कैसे बनाते हैं देखो, तो करोगे क्या, आप 53 की 12 से गुणा करा दोगे, फिर इसको जोड़ दोगे, फिर काटोगे। हमें कैलकुलेशन को इतना गुणा भाग क्यों करना है, सिंपल बना लो, यहां से 12 कॉमन ले लो, यहां से 12 कॉमन ले लो, पूरे के 12 कॉमन आ गए, अब 12 को काट दो, सिंपल आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। देखिए बच्चों, जो आपका 12 नंबर वाला सवाल है क्या कह रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, अच्छा डी उनका समान है, ओके, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, अच्छा तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, बता देंगे। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जो डाटा दिया गया सबसे पहले उसको लिखते हैं। दो हमारी कोई समांतर श्रेणी है, उनका क्या है, सार्वांतर समान है। जैसे हमारी कोई दो समांतर श्रेणी होंगी मान लो, उनका जिसे सार्वांतर समान है, D1 बराबर D2 है। अच्छा, और कह रहा है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो हमने मान लिया पहली जो हमारी समांतर श्रेणी है, पहली जो हमारी AP है, AP1, वो है मान लिया A1 कामा A2 प्लस D कामा A3 प्लस D। देखो यहां पर A3 नहीं होगा, यहां पर यदि A1 है तो यहां पर भी A1 होगा, है ना। कैसे होगा A1, पहले पद में ही तो D जोड़ोगे तभी तो ये आएगा, और यहां पर आपका A1 प्लस D यहां पर हो जाएगा A1 प्लस 2D, यहां पर हो जाएगा आपका A1 प्लस 3D। इस प्रकार से आपकी समांतर श्रेणी चलती चली जाएगी। इसी प्रकार से आपकी मान लीजिए जो दूसरी वाली समांतर श्रेणी है उसमें हो जाएगा आपका A2 A2 प्लस D, A2 प्लस 2D। इसी प्रकार से तो हम लिखते हैं A2 प्लस
3D, इस प्रकार से चलती चली जाएगी। अब देखो इसका सर्वांतर और इसका सर्वांतर बराबर है, सौवें पदों का अंतर 100 है, तो देखो कैसे लिखेंगे, सौवें पदों का अंतर 100 है। पहली वाली एपी का 100वां पद क्या होगा, तो पहली वाली एपी का 100वां पद मान लीजिए ये 100 हो जाएगा, और दूसरी वाली एपी का 100वां पद क्या होगा, ये पहली वाली एपी का 100वां पद है, ये मान लीजिए हमारी दूसरी वाली जो एपी है उसका 100वां पद है, और उसका अंतर भी हमें 100 दे दिया है। अच्छा, तो ए पहली वाली ए 100 का मान रखो, तो ए इसमें A1 था, क्या A1 था, तो ए की जगह A1 रख दिया, ठीक है। फिर 100 था तो 99 आ गया। अच्छा, डी तो D1 आ गया। तो जो हमारी पहली वाली श्रेणी है उसका 100वां पद क्या होगा, A1 प्लस 99D D1 माइनस दूसरी वाली श्रेणी का हमें निकालना है क्या, 100वां पद, तो A2 100वां पद निकालना है, A2 प्लस 99D। अब देखो पहली वाली श्रेणी दूसरी वाली श्रेणी का सार्वंतर बराबर है, तो यहां पर अगर D होगा तो यहां पर भी D होगा, ये चीज ध्यान रखना, और बराबर है 100। देखो इसमें ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको याद होगा तो डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या कि कोई दो श्रेणी उनका सार्वंतर समान है, मतलब D समान हो गया, उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो सीधे 100वां पद लिखो। मान लिया पहली वाली जो समांतर श्रेणी है उसका 100वां पद आ गया A1 प्लस 99D, दूसरी वाली जो समांतर श्रेणी है A2 प्लस 99D। अब चूंकि क्वेश्चन में कहा था कि उनका सार्वंतर समान है, तो इसीलिए D और D हमारे बराबर हो गए, है ना, और दो समांतर श्रेणी थी तो A1 A2 अलग हो गए, बहुत बढ़िया। अब देखो ब्रैकेट खोल दो, ये माइनस वाला, तो A1 प्लस 99D माइनस A2। अच्छा, ये माइनस अंदर जाएगा तो सबके चिन्ह बदल लेगा, सबको खा जाएगा, माइनस का 99D, तो प्लस था माइनस आ गया, बराबर 100 ये दिया है हमें। तो ये देखो 99D से 99D कट गया, क्यों कटा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया सार्वंतर बराबर है। तो हमारे पास क्या आ गया, A1 माइनस A2 बराबर आ गया 100, ये हमें मिल गया। अच्छा, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, इनके हजारवें पदों का अंतर हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो इसी प्रकार से जैसे 100वें पदों का अंतर 100 था, ऐसे ही हजारवें पदों का अंतर हमें निकालना है। तो हजारवें पद कैसे लिखोगे, देखो पहली वाली एपी का हजारवां पद लिखो, तो A1 प्लस 1000 था तो 999 आ जाएगा, 999D माइनस दूसरी श्रेणी जो होगी उसका हजारवां पद लिखो, A2 प्लस 1000 है तो 999D लिख दो। D क्यों लिखा, क्योंकि दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर बराबर है, उनका पदों का अंतर हमसे पूछा है, यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये कितना आएगा, तो देख लो कितना आएगा, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो A1 प्लस 999D, बहुत बढ़िया, माइनस माइनस वाला सबको खा जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा, A2 माइनस 999D। अच्छा, यही हमें निकालना है। तो देखो 999D से 999D कट गया, आ गया A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 आ गया, यही हमारी वैल्यू है हजारवें पदों का अंतर। अब A1 माइनस A2 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 100, तो इसकी वैल्यू हम लोग रख देंगे 100। तो भैया कहने का मतलब ये है, तो उनके हजारवें जो पदों का अंतर है वो भी हमारा कितना आ जाएगा, वो भी हमारा 100 आ जाएगा आंसर। कैसे किया भैया, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं समझ में आया, देखो समझाते हैं। सबसे पहले कहा दो समांतर श्रेणी है, तो हमने दो मान लिया, A1 प्लस D, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D, दूसरी वाली A2 प्लस D, A2 प्लस 2D। कहा था दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, तो देखो यहाँ भी D है, यहाँ भी D है। अब लिख लो क्वेश्चन में क्या कहा, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो पहली वाली एपी का 100वां पद माइनस दूसरी वाली एपी का 100वां पदों का अंतर ये दिया है 100, ये क्वेश्चन में हमें दिया है इतना, तो A 100 का मान रख दो A1 प्लस 99D, ए दूसरी वाली श्रेणी का 100वां पद A2 प्लस 99D, D हमसे क्वेश्चन में कहा है बराबर रखना है, जब ये माइनस का चिन्ह खोलोगे तो यहाँ से 99D कट गया, A1 माइनस A2 बराबर 100 आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे कहा था यदि इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, तो हजारवें पद क्या होगा, A1 प्लस, जैसे ये 100वां पद था वैसे हजारवां पद, A1 प्लस 999D, A2 प्लस 999D, माइनस खुलेगा तो चिन्ह बदल लेगा, 999D से 999D कट गया। अब A1 माइनस A2 बचा, और उसकी वैल्यू तो हमें पहले से पता है क्या होगी, 100 होगी, तो वही हमारा आंसर आ गया 100।
ठीक है, समझ में आया? एक बार आप अपने मन से करिए, ये जो है नहीं भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में आएगा तो 4-5 नंबर का, तो ये आप लिख दोगे तो एग्जामिनर एकदम हैप्पी हो जाएगा, आपको नंबर ऐसे ऐसे अपने अपने उसके पास जो बैग होगा नंबर वाला ऐसे निकाल के आपको दे देगा नंबर, ठीक है। तो ये वाला इस प्रकार से सीख लो आप लोग। देखिए बच्चों, जो ये आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, मतलब 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से काटे तो कट जाएंगी, मतलब अच्छा जैसे मान लो इसका जब हल करेंगे, समझाते हैं आपको। 3 अंकों वाली संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 3 अंकों वाली आपकी 100 है एक संख्या, आपकी 101 है ना, 102 भी है, 102 है, 103 है, 104 भी है आपकी 3 अंकों वाली, 105 भी है, 106 भी है। इस प्रकार की आपकी 3 अंकों वाली संख्या है। लास्ट में कहां तक जाएगा? लास्ट वाली है आपकी 999 है ना, 999 है आपकी, उसके पहले 998 आ जाएगी, क्योंकि 1000 तो 4 अंक का हो गया, 998 आ गया, फिर 997 भी आ जाएगा, 997 आ गया, फिर 996 भी आ जाएगा, 996 भी आ गया, 995 भी आ जाएगा आपका, 995 आ गया, 994 भी आ जाएगा आपका। इस प्रकार से हमारी 3 अंकों वाली पहली संख्या 3 अंकों की 100 है, आखिरी संख्या 999 है, इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है। तो कह रहा है कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। अब ऐसे काउंट करने बैठोगे तो भैया पता नहीं कितनी संख्याएं, काउंट भी नहीं कर पाओगे। तो हम लोग एक लॉजिक लगाते हैं, देखो कैसे। तो क्या 100 हमारी 7 से विभाज्य होगी? 100 को 7 से काटो, 100 को 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 3 10, 7 चौके 28, हासिल कुछ बच गया, तो ये विभाजित नहीं है। 101 को 7 से काटा तो 7 एकम 7, 7 3 10 31, 7 चौके 28, 7 गुना 35, ये भी हमारी नहीं है। 102 को रखा, 102 को 7 से काटा तो 7 एकम 7, 7 3 10, 3 32 बन गया, 32 भी हमारा 7 से नहीं कटता, तो ये भी नहीं कटेगा। 103 को रखा, 103 को 7 से काटा तो 7 एकम 7, 7 3 10, 33 बच गया, 7 पना 35 होता है, तो ये भी हमारा नहीं कटेगा। फिर हमने 104 को रखा, 104 को हमने 7 से काटा तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 3 बचा 34, 34 भी 7 से नहीं कटता, ये भी नहीं कटेगा। 105 को रखा, 105 को 7 से काटा तो 7 एकम 7, 7 3, 7 पना 35, तो ये हमारा कट गया, ये हमारा कट गया है ना, ये हमारा कट गया है। यानी 105 हमारा 7 से विभाजित होता है, ठीक है। अब 105 वाला अगर 7 से विभाजित होता है, अगली संख्या कौन सी आएगी? 105 में 7 जोड़ दो, 7 4 11, 12 का 2 हासिल लगा 1 11, यानी अगली संख्या 105 7 से कटी, अगली संख्या कौन सी? अगली संख्या में 7 जोड़ दो 105 में, जैसे 112 आ गया तो 112 भी हमारी 7 से कट जाएगी, फिर इसमें 7 जोड़ दो, जो संख्या आएगी वो भी हमारी 7 से कट जाएगी। इसी प्रकार से आखिरी से भी चेक कर लो, 999 हमारी 7 से कटेगी, 7 से काटो, 7 एकम 7, 2 बच गया 29, 7 एकम 7 चौके 28, 1 बच गया 19, तो ये भी हमारी 7 से नहीं कटेगी। आप लोग भी साथ में कॉपी पे करते रहिए, पता लगा आपको इसे समझ में ही नहीं आया तो आप भी काटिए, देखो 999 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो नहीं कटेगी है ना। फिर 998 को काटोगे आप, भाई कैसे पता चलेगा कि कौन कौन कट रही कौन कौन नहीं कट रही? ऐसे ही पता चलेगा, जब आप मैथ में थोड़ा स्ट्रांग हो जाओगे तो ये सारी कैलकुलेशन आप मन में कर लोगे तो डायरेक्ट 105 पे आप आ जाओगे, उधर भी डायरेक्ट आ जाओगे। लेकिन ये शुरुआत में तो आपको करना पड़ेगा, मन में करो चाहे कहीं करो, करना तो पड़ेगा ही। 999 7 से कटेगा क्या? तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बच गया 29, 7 चौके 28, 1 बच गया 18, 18 तो 7 से कटता नहीं, तो ये भी नहीं कटेगा। 997 कटेगा क्या 7 से? 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 2 9 बच गया 29, 7 चौके 28, 28 और 1 29 17, 17 भी आपका 9 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। फिर 996 आया, 996 कटेगा क्या? 7 एकम 7, 29, 16 बच गया, और 16 भी 7 से नहीं कटता। 995 कटेगा क्या? 995 भी नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि इसमें 15 बच गया। अगला वाला कट जाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें 14 बचेगा। 994 बटे 7, 7 एकम 7 तो 29 बच गया, 7 चौके 28, फिर 1 बच गया, और 1 और 4 14, 14 7 दूनी 14, तो ये देखो 994 कट गया आपका, यानी 994 आखिरी होगा,
105 पहला होगा जो 7 से विभाजित होता है। ये कहानी इरेज करके आगे लिखते हैं सीधा। इतना रामायण हमें करना पड़ता है, तब जाके हमें पता चलेगा कि कैसे होगा। डायरेक्ट भी जब आप 1-2 बार लगा लोगे तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि कैसे निकालते हैं। ये सारी कैलकुलेशन जो हमने करी है, ये जब आप जैसे हम लोग करते हैं तो ये सब मन में कर लेते हैं, कटेगा कि नहीं कटेगा, आप भी करने लगोगे। तो 105 था और 994 था, इसको भी इरेज कर देते हैं। तो हम लोग जब लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी भाई, हमें क्या पता। तो 3 अंकों वाली जो पहली संख्या है वो है 105, है ना, 105 ही आई थी। 7 एकम 7 बना 35। दूसरी संख्या हमारी 112 आई थी, इसमें 7 जोड़ दो, ये आ गई। तीसरी हमारी 119 आ जाएगी, कैसे, 7 जोड़ दो, 7 2 9 11। और आखिरी हमारी कौन सी आई थी, आखिरी आई थी हमारी 994। 994, इसके पहले वाली कैसे पता चलोगे, इसमें से 7 घटा दो, इसके पहले वाली आ जाएगी। तो ये हमारी एपी है, ये एपी हमें बनानी थी क्वेश्चन में, ठीक है। तो कह रहा है कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है, निकाल लेंगे भैया। आखिरी पद हमें पता चल गया, मतलब an। अब हमें तो पता नहीं कि भैया वो चौथा पद है 20वां है कि 50वां है। मान लिया कि nवां पद है हमारा 994, ठीक है भैया। प्रथम पद हमने मान क्या 105, ये हमारा प्रथम पद है क्योंकि पहले लिखा है, तो ये हमारा प्रथम पद 105 हो गया। सार्वांतर कितना होगा d, भैया ये तो मजाक हो गया, d तो हमारा 7 होगा क्योंकि 7 का अंतर घटा के भी देख सकते हो। 119 में से 112 गया 7, 112 में से 105 गया 7। अब क्या, अब तो कुछ भी नहीं बचा भाई। देखो an का हमें पता है, an का फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना बच्चों। an की वैल्यू हमें पता है 994। an क्या मतलब, हमने मान लिया कि वो nवां पद है कोई 994। a की वैल्यू हमें पता है 105 प्लस n माइनस 1, हमें तो पता नहीं कौन सा पद है भाई ये। और d की वैल्यू हमें पता है 7। सॉल्व कर लो, आ जाएगा कि कितने पद हैं। तो 994 में से 105 घटा दो, ये देखो 105 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 994 माइनस का 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7, है ना, n माइनस 1 इंटू 7। तो ये देखो 994 में से 105 घटा दो, तो 94 में से 5 गया, कितना बचा, 89 बच गया। और 900 में से 1 गया, 900 में से 100 चले गए, 800 बच गए, तो 889 आएगा। देखो 14 में से 5 गया, देखो ऐसे घटा लो, 994 माइनस का 105, यहां पर 4 है तो 1 यहां से लोगे उधार, तो 14 हो गया, 14 में से 5 गया 9। अब यहां पर 1 उधार इसने दे दिया था, 8 बचा, 8 में से 0 गया तो 8, और 9 में से 1 गया तो 8, 889 बचा, हमने वही तो लिखा था 889 बराबर n माइनस 1 गुणे में 7 था। अब ये गुणे में 7 है तो भैया ये भाग में चला जाएगा, 889 भाग में आ गया 7, भाग आया यहाँ, और उधर बच गया n माइनस 1। अब 889 को 7 से काटो, 889 को 7 से काटो, n माइनस 1 आपका आ गया, n माइनस 1 बराबर आ गया 889 बटे में 7, 7 से काट लो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और 8 है यहाँ पर तो 1 बच गया। अब ये 18 बन गया, 7 दूनी 14, 18 था तो 14 चला गया, कितना बचा, 4 बचा, 49 बन गया, 7 सती 49। तो ये आपका n माइनस 1 आ गया आपका 127, है ना बच्चों। अब n 1 को इधर भेज दोगे तो इधर माइनस का है तो उधर प्लस का बन जाएगा, तो ये 127 आपका पहले से था, माइनस 1 उधर चला जाएगा, प्लस का 1, तो n आपका आ जाएगा 128, 127 और 1 128, तो n बराबर 128। मतलब क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। समझ में आया, नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये जो आपका 14th वाला क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 व 250 मतलब 10 यहां पर है और 250 वहां पर है, तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज मतलब जैसे 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, ये 4 के गुणज हैं। क्यों, क्योंकि ये 4 से कट जाते हैं, 4 छन 24, 4 पंचे 20, 4 चौके 16। जो संख्याएं 4 के गुणन में के रूप में होती हैं, या जो संख्याएं 4 से कट जाती हैं, वही सेम पिछला वाला जो क्वेश्चन था सेम वैसे है। ये 4 के कितने गुणज हैं मतलब 4 से जो संख्याएं कट जाती हैं। तो सबसे पहले वो संख्याएं ढूंढो भाई। देखो जैसे 10 है, क्या 10 क्या हमारी 4 से कटेगी, नहीं कटेगी,
11 हमारी 4 से कटेगी? नहीं कटेगी। 12 हमारी 4 से कट जाएगी? यस। 12 4 दिया 12, 12 हमारी कट जाएगी। 12 13 कटेगी क्या? 14 कटेगी क्या? 15 कटेगी क्या? 16 कट जाएगी? हाँ 16 कट जाएगी। 4 चौके 16। लास्ट में देखो 250 कटेगी क्या 4 से? नहीं कटेगी। 249 कटेगी? ये तो बिल्कुल नहीं कटेगी। 248 कटेगी क्या? हाँ ये कट जाएगी। क्यों? 4 छंगे 24, 4 दूनी 8। अब आप सीख गए हो सारी चीजें कैसे कर। ये सारा करना पड़ता है मन में भाई। हमें कोई याद तो किया नहीं क्वेश्चन की इसका आंसर क्या होगा, हमें तो करना ही पड़ेगा पूरा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो हल होगा, हल क्या होगा? देखो सबसे पहले एपी बना लो। एपी मतलब कैसे बनाओगे? जो संख्याएं आएंगी वो एक एपी में आएंगी। कैसे? देखो 10 कटती नहीं है 4 से, 11 भी नहीं कटती, 12 कट जाती है 4 से, तो पहली संख्या हो गई 12 हमारी। 13 14 15 भी नहीं कटती, 16 भी हमारा 4 से कट जाता है, 16 17 18 19 भी नहीं कटता, 20 हमारा कट जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं कट जाएंगी। लास्ट में देखो 250 हमारा नहीं कटा था, 249 भी हमारा 4 से नहीं कटेगा, 248 हमारा कट गया था, 248 हमारा 4 से कट गया था। मतलब 10 और 250 के बीच में सभी संख्या लिखो जो 4 से कट जाए, और जो 4 से कटेंगी वही तो 4 की गुणज में होंगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब देखो ये 12 4 16, 16 4 20, तो इस सब में 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, इसीलिए ये एपी है। किसी भी श्रेणी में, किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी सीरीज में अगर समान संख्या का अंतर है तो वो हमारी एपी कहलाती है। बहुत बढ़िया, एपी हो गई हमारी। अब कह रहा है कितने गुणज हैं के बीच में, 4 के कितने गुणज हैं, मतलब 4 के वो कितनी संख्याएं हैं जो 4 की गुणज है, निकाल लेंगे। देखो पहला पद है भैया 12, बहुत बढ़िया। सार्वांतर कितना है? 20 में से 16 गया 4, 16 में से 12 गया 4, तो सार्वांतर आ गया आपका 4। कैसे निकालते हैं? किसी भी पद में से उसके पहले का पद घटा दो, आ जाएगा सार्वांतर। आखिरी पद हमें पता है 248, आखिरी पद कौन वाला पद होगा? ये 100वें नंबर का पद है कि 200वें पद का नंबर है कि 50वां पद, हमें क्या पता। हमने मान लिया ये x नंबर का पद है, इसमें हम लोग n मान लेते हैं, तो मान लिया nवां पद है, तो an बराबर कितना आ गया? 248। अब हमें ये नहीं पता है कि वो कितने नंबर का है, तो हम पता कर लेंगे। तो an बराबर हम लोग फार्मूला लगा लेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग फार्मूला लगा लेंगे। अच्छा, तो an की वैल्यू रखो, an की वैल्यू 248 है, बराबर a की वैल्यू 12 रख दो, दी गया है। n माइनस 1, n तो हमें पता नहीं है, n ही तो हमें निकालना है कि कितने गुणज हैं। d की वैल्यू भैया रख दो 4, क्योंकि d हमें पता है 4, d रख दिया 4, निकाल लो 248, ऐसे ही रहने दो। 12 ये प्लस का इधर है, इधर आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 12 कर दो, बराबर n माइनस 1 इंटू 4। 248 में से 12 को घटा दीजिए, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 2 का 2 आ गया, 236 बचेगा। 48 में से 12 घटाओगे 36 आ जाएगा। फिर n माइनस 1 इंटू 4, 4 से काट दो, तो ये आपका 236 बटे 4 बराबर कितना आ जाएगा? n माइनस 1। अब देखो 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, बच गया 23 है, और 4 पंचे 20, 3 बच गया, 36 हो गया, ये 4 नामा 36, तो 59 बराबर आ गया आपका n माइनस 1। 59 बराबर आ गया आपका n माइनस 1। माइनस 1 को इधर भेज दो, तो ये माइनस का है प्लस का बन जाएगा, तो 59 प्लस 1 बराबर n आ गया आपका। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 59 प्लस 1 60, तो n बराबर बच्चों आपका आ गया 60। तो आंसर क्या आया? 10 व 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो भैया 4 के 60 गुणज होंगे। समझ में आया आपको? ये बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो आपका 15th नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियां हमारी दी गई हैं कि उनके nवें पद बराबर होंगे। अच्छा, हमें nवां पद बराबर करना है, मतलब उस पहले वाली श्रेणी का an का फार्मूला लिखो, दूसरी वाली श्रेणी का an का फार्मूला लिखो, उनको बराबर कर दो। अच्छा, तो पहले एपी, पहली वाली एपी नोट कर लेते हैं। देखो ये तो दिया है कि ये दोनों समांतर श्रेणी है, तो नोट कर लो पहली वाली जो एपी होगी, हल, तो पहली वाली जो एपी है उसको लिख देते हैं AP1। एपी हमारी जो ये है, एपी पहली एपी है ये, तो एपी है हमारी 63, 65, 67, अगला पद क्या होगा? 69 होगा। दूसरी हमारी एपी दी गई है, क्या दी गई है दूसरी वाली एपी?
दूसरी वाली एपी दी है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। अब देखो nवां पद बराबर करना है। nवां पद मतलब an। भाई nवां पद क्या होता है? an होता है nवां पद, जैसे पहला पद a1, दूसरा पद a2, इसी प्रकार से nवां पद an हो गया। कोई बड़ा लॉजिक नहीं इसमें। तो पहली वाली श्रेणी का an क्या है? पहली वाली श्रेणी का a1 लिख लो। a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो पहली वाली श्रेणी का हम लिख रहे हैं, तो an1 हमें पता है नहीं, बराबर करना है वो। तो a1 कितना है पहली वाली श्रेणी का? 63 है भैया, पहला पद तो 63 है, प्लस n तो बराबर करना है हमें, n-1 हो गया, इंटू डी। डी कितना है? देखो 65 में से 63 घटाओ 2 आया, 67 में से 65 घटाओ 2 आया, तो भैया इसका मतलब डी का मान हमारा 2 है। देखो ये समझ में आया? इसका जो होगा पहला पद हमारा होगा 63 और डी होगा हमारा 2। कैसे? एपी तो पहले से दिया है, 65 में से 63 गया 2 बचा, 67 में से 65 गया 2 बचा, वही तो आपका समांतर होता है। फिर कहा है पहली वाली श्रेणी के लिए हमने an1 लिख लिया, a1 प्लस n-1 इंटू डी। a1 का मान 63, डी का मान 2, n-1 को वैसे लिख लिया। अब दूसरी वाली श्रेणी के लिए लिखो, an जो है nवां पद उसका भी बराबर करना है, दूसरी वाली श्रेणी के लिए लिखो, तो a2 प्लस n-1, क्योंकि n तो सेम ही रखना है, इंटू डी। तो देखिए जब दूसरी वाली के लिए लिखेंगे तो दूसरी वाली श्रेणी का पहला पद क्या है भैया? दूसरी वाली श्रेणी का पहला पद 3 है, 3 लिख दीजिए, प्लस m तो हमें दोनों में बराबर ही करना है, n-1 कर दिया। डी कितना है? 3 से 10, 10 में से 3 घटाओ कितना बचेगा? 7 बचेगा। 17 में से 10 घटाओ कितना बचेगा? 7। तो डी आपका 7 आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला था? इनके किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे? nवें पद बराबर कर दो। देखो पहली वाली श्रेणी का nवां पद ये हो गया, दूसरी वाली श्रेणी का nवां पद ये हो गया। अब इन दोनों को बराबर कर दो, तो बराबर कर दो भाई, जो बोला है वो कर दो। तो पहली वाली श्रेणी का पहला nवां पद आया 63 प्लस n-1 इंटू गुणे 2, ये आ गया nवां पद पहली वाली श्रेणी का। दूसरी वाली श्रेणी का nवां पद आया आपका 3 प्लस n-1 गुणे 7। भैया n बराबर क्यों है? क्योंकि nवें पद दोनों श्रेणी के हमें बराबर करने हैं, तो हमें देखेंगे किस नंबर वाले पद बराबर आएंगे, इसलिए हमने दोनों में n रखा। अच्छा अब इसमें देख लो, इन दोनों को उधर ले जाओ और इनको उधर लाओ, तो 63 इधर है, 3 को इधर ले आओ, तो इधर प्लस का 3 है, इधर माइनस का 3 आ जाएगा, 63 माइनस 3। उधर था n-1 गुणे 7। अब देखो यहाँ पर प्लस का n-1 इंटू 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का n-1 इंटू 2। 63 में से 3 गया बच्चों, कितना बचा? 60 बचा, 60 बचा। n-1 यहां से कॉमन ले लो, n-1 कॉमन ले लिया, बचा क्या? n-1 चला गया, 7 बचा, माइनस 2 बच गया। तो देखो 60 बराबर n-1, अब 7 में से 2 गया, कितना बचा? 5 बच गया। तो ठीक है, 60 बटे 5 बराबर n-1। तो 5 से काट दो, 12 पंचे 60, 12 बार में चला गया, 5 से 60 को काटोगे 12 आएगा, तो n-1 आपका आ गया 12। तो n आपका कितना आ जाएगा? 12 प्लस 1 13, ये वाला एक उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। ये दिख रहा है आप लोगों को? चेक करते हैं, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये देखिए 12 यहां आया था, 12 बराबर n-1, -1 को इधर भेजोगे तो प्लस 1, तो n बराबर आ गया आपका 13। n बराबर कितना आ गया आपका? n बराबर आ गया आपका 13। n बराबर 12 प्लस 1, तो n बच्चों आ गया आपका 13। n बराबर आ गया आपका 13। तो मतलब क्या है इसका? मतलब n आ गया 13, तो 13 के 13वें मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। मतलब कोई दो समांतर श्रेणी रेंडमली दे दिया और बोला कि an वाला फार्मूला लिखो, a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला लिखो, और इस श्रेणी के लिए इसके a1 और d की वैल्यू डालो, इसके लिए इसमें वैल्यू डालो, दोनों को बराबर कर दो, फिर देखो n की क्या वैल्यू आती है। बस ये था इस क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ बढ़िया तो था नहीं, सिंपल था, एकदम फार्मूला लगाना था खाली। पहली वाली श्रेणी के लिए हमें nवां पद लिखना था a प्लस n-1 इंटू डी, a की वैल्यू पहली वाली श्रेणी से, d की वैल्यू पहली वाली श्रेणी से। दूसरी के लिए an वाला लिखना था a प्लस n-1 इंटू डी, a का मान दूसरी वाली श्रेणी से, d का मान दूसरी वाली श्रेणी से, दोनों को बराबर कर दो, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ये जो आपका 16वां वाला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग जिस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं बढ़िया है, आप इसी प्रकार से मैथ्स को पढ़ते रहिए। मैथ्स की गारंटी तो मैंने ली है, करवाएंगे एकदम बढ़िया से। अभी आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर अगले चैप्टर सारे लास्ट के 2 महीने पहले रिवीजन करवाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे और फिर आपकी अनसॉल्व्ड भी चालू करवाएंगे, मजा आ जाएगा उसमें तो। ठीक है, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी थोड़ा ध्यान देते रहिए। जैसे साइंस हो गया, क्या करना है, पढ़ता है, जो चीज समझ में ना आए उसको बार बार पढ़ना है, उसको डेली टाइम देना है। सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, ड्राइंग अगर कम आती हो तो जब कॉलेज में पढ़ाया जाए स्कूल में तो उसको भी बनाते रहिए। इस प्रकार से पढ़ाई करते रहिए। और अगर किसी बच्चे की राइटिंग अगर बाई चांस खराब है तो राइटिंग डेली कुछ पढ़ाई किया अपना, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं इंग्लिश या हिंदी, बीच बीच में क्या किया, एक क्वेश्चन आंसर अपना लिखा, लिख के भी देख लिया, आपकी राइटिंग का भी प्रैक्टिस हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ाई भी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, मस्त रहिए, एकदम पढ़ाई करिए, हाई स्कूल है, एकदम मस्ती से निकालना है, बढ़िया। तो देखिए कह रहा है वह एपी का वह पद ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। अच्छा, कह रहा है तीसरा पद 16 है, भैया पकड़ लो, उसको उठा लो। तीसरा पद हमारा 16 है, A3 बराबर, तीसरा पद मतलब A3 हमारा 16 है। और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। मतलब सातवां जो पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां वाला 12 अधिक है, भाई ये बड़ा आदमी है। अगर इसको इसकी बराबरी करना है तो ये जितना अधिक है 12 अधिक है, तो इसको 12 रुपए कहीं से जुगाड़ करने पड़ेंगे, तब वो इसके बराबर आ पाएगा। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ये भैया बड़ा आदमी है, अपना मस्ती वाला आदमी है, खूब काम भी करता है, पैसे भी कमाता है, नौकरी भी करता है। ये अगर इसको इसकी बराबरी करनी है तो 12 रुपए कहीं से अरेंज करे, तब इसकी बराबरी कर पाएगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करें, बस हमारी समीकरण बन गई। A3 बराबर 16 दिया है, देखो पहले इसको देख लो, A सातवां पांचवें पद के बराबर है, तो इसको जब आगे सॉल्व करोगे, जैसे सातवां A7 लिखना है, कैसे लिखोगे, A प्लस 7 है तो यहां पर 6 लिख दो इंटू डी, सातवां पद बराबर आ गया A प्लस 6D के। ऐसा ही पांचवां पद क्या होता है, A प्लस 4D होता है। ये है पांचवां पद, ये है सातवां पद, और ये प्लस का 12 है, तो A से A कट गया, तो 6D बराबर 4D प्लस का 12, 4D को इधर भेज दो तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 6D बराबर 6D माइनस का 4D बराबर 12। तो 6D में से 4D चला गया, कितना बचा, 6D में से 4D चला गया भैया, आपका बच गया है ये 2D बराबर 12। हमसे पूछा क्या था, एपी अच्छा ज्ञात करनी है, तो यहां से D आपका आ जाएगा 6, कैसे, 2 से 12 कटे जाएगा 6 बार में, तो D आपका आ गया 6। अच्छा, ये A3 बराबर 16 दिया है, देखने के लिए तो दिया नहीं है, इसका भी ऑपरेशन कर दो। A3 बराबर 16, मतलब A3 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 2D, 3 है तो 2 लिख दो यहाँ पर, A3 था तो A प्लस 2D बराबर 16। मतलब ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा था भैया यहां से A निकाल लो और यहां से इन दोनों से D निकाल लो, वही हम लोग कर रहे हैं। देखो D की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी, 6, तो 2 गुणे 6 बराबर 16, तो A बराबर आ जाएगा आपका 16। अब ये 6 दूनी 12, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12, तो A बराबर आ गया आपका 12 4 16, 16 में से 12 गया 4, तो A बराबर आ गया आपका 4, D बराबर आ गया 6। अब AP कैसे लिखोगे, क्वेश्चन में कह रहा हुआ AP ज्ञात करो। AP कैसे लिखते हैं, AP का हमारा व्यापक रूप होता है A प्लस D, A प्लस 2D, इसी प्रकार से तो हम AP लिखते हैं A प्लस 3D, ये हमारी कोई AP होती है डॉट डॉट डॉट। तो AP बराबर पहला पद A क्या है, A भैया हमारा 4 आया था, फिर A प्लस D, तो 4 प्लस D का मान रख दो 6, D का मान आपका 6 आया था, तो A की जगह 4 रख दिया, D की जगह 6 रख दिया, कामा A की जगह फिर से 4 रख दो, 2 की जगह 2 रख दो, गुणे D था तो D की जगह जो है आपका 6 रख दो, कामा A प्लस 3D, A की वैल्यू है 4 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू है 6 डॉट डॉट डॉट। ये देखो 4 कामा 6 4 10, कॉमा 6 दूनी 12, 12 4 16, कॉमा 6 3 18 4 22, 22 डॉट 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 डॉट। देखो D है आपका 6, मतलब अगले जो पद है उसमें अगर D जोड़ते जाओगे, मतलब D अगर 6 जोड़ते जाओगे तो श्रेणी मिल जाएगी। जैसे 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में 6 जोड़ा 16, 16 में 6 जोड़ा 22, 22 में 6 जोड़ा 28। देखो डायरेक्ट अगर लिखना हो कैसे लिखोगे,
ए है आपका 4, तो पहला पद 4 होता है किसी भी श्रेणी का। फिर डी जोड़ते जाओ, डी है आपका 6, तो डी जोड़ दो इसमें, 4 में 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 10। फिर 10 में डी फिर से जोड़ दो 16 आ जाएगा। 16 में फिर से 6 जोड़ दो कितना आ जाएगा 22। फिर 22 में 6 जोड़ दो 28। फिर 28 में 6 जोड़ दो 34। इसी प्रकार से आपकी श्रेणी आती चली जाएगी। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो दोनों ही बढ़िया है। मस्त क्वेश्चन था आपका, एकदम बढ़िया। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए, ये जो आपका 17 वाला क्वेश्चन नंबर है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एपी 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। अभी तक क्या कह रहा था? कह रहा था प्रारंभ से 20वां ज्ञात करो। इस बार कह रहा है आखिरी से 20वां ज्ञात करो। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे? सबसे पहले एपी लिख लो अपनी। एपी हमारी क्या दी गई है? जो ऊपर लिखी है 3, 8, 13 डॉट 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 253। अच्छा, कितने का अंतर है? जैसे 3 + 5 8, 8 और 5 13, मतलब 5 5 का अंतर है। जैसे 3 + 5 8, 8 4 12 13, तो मतलब 5 जोड़ के 13 बन रहा है। 13 के पहले 8 है, 5 घटा दो 8 आ जाएगा। ऐसे ही 253 के पहले वाला क्या होगा? आप लोग बताइए भैया। 253 के पहले वाला होगा, मतलब इससे 5 कम होगा, 5 घटा दो 248 बचा। तो क्या इसके पहले वाला 248 होगा? चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे? देखो 3, 8, 13, मतलब 5 बढ़ता जा रहा है, तो 248 में 5 जोड़ो, 248 में 5 जोड़े 50, 3 53, ये आ गया। मतलब 253 के पहले वाला 248 होगा। ऐसे ही लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख लिया। अच्छा, अब हमसे कह रहा है अंतिम से 20वां पद। जैसे पहला है ये दूसरा है, तो ऐसे ही हमें 20वां पद ज्ञात करना है। ऐसे ही हमें जैसे पहला दूसरा, ऐसे हमें आखिरी से 20वां पद ज्ञात करना है। आखिरी से हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो हम कह रहे हैं आखिरी से 20वां, तो ऐसा करो, इस एपी को उल्टा कर दो। हमने कहा एपी को रिवर्स कर दो, एपी को उल्टा कर दो। ये है हमारी एपी डैश, मतलब ये रिवर्स वाली एपी। ये एपी डैश लगा लो। एपी डैश मतलब रिवर्स एपी। तो पहले 253 लिख लो, 248 लिख लो, फिर डॉट 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 डॉट, फिर 13 लिख लो, फिर 8 लिख लो, फिर 3 लिख लो। हमने एपी को पलट दिया। क्यों पलटा? हमसे कह रहा था अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो, मतलब इधर से 20वां पद ज्ञात करना था। अब हमने एपी को उल्टा कर दिया। अब हम कह रहे हैं इधर से 20वां ज्ञात कर लो। बात एक ही है। तो इस एपी में चाहे इधर से 20वां ज्ञात करो, और इस एपी में चाहे इधर से 20वां पद ज्ञात करो, बात एक ही है। ज्ञात कर लो 20वां पद। 20वां पद का मतलब है A20। 20वां पद हो गया। फार्मूला क्या हो जाएगा? A20 बराबर A + 20 है तो 19, A + 19D। अब तो बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी, अब तो लिख लो लेते हो गए A + 19D। अच्छा, 20वां पद A कितना हो जाएगा? अब हमें इस वाली एपी का बताना है, क्योंकि इस एपी का हम लोग लिख रहे हैं ये। तो A मतलब होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद 253 हो गया भैया। लिख लो 253। देखो यहाँ इस एपी का हमारा प्रथम पद हो गया 253, और डी कितना हो गया? डी क्या होता है? इस आगे वाले पद से पीछे वाले पद घटा दो, आगे वाले पद से पीछे वाला पद घटा दो। तो इसके हम कह रहे थे 248 ना लिखो तब भी काम चल जाएगा। आगे वाले से पीछे वाले को घटाओ, तो मतलब 8 में से 13 को घटाओ, चाहे 3 में से 8 को घटाओ। 3 में से 8 को घटा दिया, कितना बचा? -5 बचा। ध्यान रखना, -5। इस वाली एपी में घटाओगे तो +5 आएगा। हमने एपी को उल्टा कर दिया, तो यहाँ +5 आ रहा था, तो यहाँ -5 आएगा। ठीक है, मजा आया एकदम बढ़िया से। तो हमारा डी आ गया -5। तो ए की वैल्यू 253 + 19, और डी की वैल्यू रख दो -5। तो यही हमारा 20वां पद होगा 253, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, -19 बचे 95, है ना। तो 253 में से 95 घटा लो। 253, 19 बचे 95 होता है, तो 253 में से 95 यानी 95 घटाना है। तो यहाँ 3 में से 5 घटाओगे ना, एक उधार लोगे यहाँ से, तो हो गया 13। 13 में से 5 गया, कितना बचा? 13 में से 5 गया, 8 बच गया भैया। फिर यहाँ 1 चला गया था, 4 बच गया। 4 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से फिर से एक उधार लोगे, तो 14 में से 9 गया, कितना बचा? 5 बच गया। यहाँ पर 1 बचा था, तो 158 आ गया। तो 158 आ गया भैया। मतलब 20वां पद 158 होगा क्या? बिल्कुल। अच्छा, ये हमने क्या किया था? एपी को हमने उल्टा कर दिया था। एक बार फिर से ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कभी आता है, आया 1-2 बार। ये हमारी एपी दी थी।
और कह रहा था आखिरी से 20वां पद ज्ञात करो। तो आखिरी से 20वां पद ज्ञात करना था, हमने एपी को उल्टा लिख दिया, इन वाले को पहले लिख दिया 253, 13, 8, 3। अब हम उधर से आखिरी से था तो इधर से पहले से बात एक ही है, तो इधर से पहले से 20वां पद ज्ञात करो। तो पहला पद हमारा यहां पर हो गया 253 इस वाली एपी का, जो ये हमने रिवर्स लिखी है। और डी कितना हो गया, आगे वाले पद से पीछे वाला पद घटा दो, आगे वाले पद से पीछे वाला पद घटा दो, 8 में से 13 घटा दो तो वही आएगा -5। डी आ गया -5। 20वां पद का फार्मूला a + 19d, a की वैल्यू 253, डी की वैल्यू -5 रख दो, 158 आपका 20वां पद आ जाएगा। क्या भैया इससे नहीं निकाल सकते? काहे नहीं निकाल सकते हो यार? अगर आप लोग ये वाला मेथड ना करना चाहो, ये थोड़ा इजी पड़ता है ना, इससे आंसर आ गया आपको क्या, जब हमने एपी को उल्टा करके लिखा। अच्छा, इस वाली एपी से निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या? जैसे आपका 3, 8, 13 और लास्ट में 253 था। बिल्कुल भैया, इससे निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अंतिम पद से 20वां पद। अच्छा, जैसे कोई कहे आपसे अंतिम पद से 20वां पद, जैसे मान लो एक लाइन में, जैसे आप सुबह कॉलेज में प्रेयर करते हो, जब मान लो आपकी लाइन में 30 लड़के खड़े हुए, ठीक है, आपकी लाइन में 30 बच्चे खड़े हैं और आपके आखिरी से 10वां बच्चा, 30 बच्चे हैं टोटल, और ये मान लो है स्टार्टिंग, ये है स्टार्टिंग और ये है लास्ट। तो कोई बच्चा लास्ट से 5वां है, कोई बच्चा लास्ट से 5वां है, ठीक है, ये हमारी लाइन थी, ये हमारा आखिरी वाला पार्ट है। तो कोई जो है लास्ट से 5वें नंबर पे खड़ा है, तो वो शुरुआत से कितने नंबर पे होगा? समझ में आया कुछ? अगर आखिरी से 5वें नंबर पे है तो शुरुआत से कितने नंबर पे है? ये मजे का क्वेश्चन होता है। इसको कैसे निकालते हैं देखो, जैसे मान लो एक लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक लाइन में 7 बच्चे खड़े हैं और हम कह रहे हैं कि ये जो है आखिरी से ये तीसरे नंबर पे है, ये 5 नाम का लड़का जो है आखिरी से तीसरे स्थान पे खड़ा है। तो ये आखिरी से तीसरे स्थान पे है ना, आखिरी से तीसरे स्थान पे। तो ये स्टार्टिंग से चौथे नंबर पे, 1, 2, 3, 4, 5, स्टार्टिंग 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर पे, स्टार्टिंग से भैया 5वें नंबर पे है। तो कैसे निकाला? अगर आखिरी से पता है तो शुरुआत में कैसे निकाल सकते हो? देखो, जितने पद होते हैं, 7 पद हैं, तो 7 + 1 यानी 8 ले लो और 8 में से 3 घटा दो, 5 आ गया आपका। ये कॉन्सेप्ट आपको सीख लीजिए, आगे चल के जब आप उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो बहुत काम आएगा, बहुत यूज होता है ये रीजनिंग में। जैसे टोटल मान लीजिए लाइन में 7 लड़के खड़े थे और हमें पता है कि भैया जो हमारा एक दोस्त है पारस, पारस आखिरी से 5वें नंबर पे खड़ा है। हमारे कोई दोस्त का नाम है पारस, पारस जो है भैया वो लास्ट से तीसरे नंबर पे खड़ा है। अच्छा, वो फिर स्टार्टिंग से कितने नंबर पे खड़ा है? तो 1, 2, 3, 4, 5, भैया स्टार्टिंग से 5वें नंबर पे खड़ा है। तो कैसे निकालोगे? गिनोगे थोड़ी। अगर आखिरी से तीसरे में खड़ा है तो जितने लाइन में लड़के होते हैं, 7 लड़के थे, हमने 8 कर लिया, 7 की जगह 1 बढ़ा के, 7 और 1 8, तो 8 में से जितने पे आखिरी था घटा दो, 5 आया, तो स्टार्टिंग से वो 5वें नंबर पे हो। अगर ये आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन कर लोगे। तो टोटल है 253 लोग। अंतिम पद से पूछा है तो टोटल है 253। तो अगर स्टार्टिंग में हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले n निकालना पड़ेगा, इसमें हमें पहले n निकालना पड़ेगा। 253 हमें an है, मान लो an बराबर a की वैल्यू 3 रख दोगे, प्लस n - 1 इंटू d की वैल्यू आप रख दोगे 5, यहां से आपका n आएगा कुछ। जब यहां से मान लो n कुछ भी आ जाएगा तो हमें पता चलेगा इस श्रेणी में कितने लोग हैं, मतलब कितने संख्या है। मान लीजिए आपका n आ गया कुछ भी, फिर जितना n आएगा उसमें से आपको ये घटाना पड़ेगा। जैसे मान लो करके ही बता देते हैं, n आपका कितना आएगा, देखो 253 में से 3 गया 250 बराबर n - 1, 5 गुणा में था तो 5 इधर भाग में आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 25 0, तो n - 1 आ गया आपका 50, तो n आ गया आपका 51। मतलब इस लाइन में 51 लोग बैठे हुए हैं, जैसे 51 लोग बैठे हैं। आखिरी से 20 का मतलब है शुरुआत से कितना होगा, शुरुआत से होगा भैया ये 51 था, 1 जोड़ दो इसमें 52, और आखिरी से 20वां था तो 20 घटा दो, तो 52 में से 20 घटाओगे 32 बचेगा। तो ये जो भैया 20 था ना कि आखिरी से 20वां पद ज्ञात करो,
तो चाहे आप आखिरी से 20वां पद ज्ञात कीजिए और चाहे स्टार्टिंग से आप 32वां पद ज्ञात कीजिए, बात एक ही है। क्या बोला हमने? चाहे आप आखिरी से 20वां पद ज्ञात करो और चाहे स्टार्टिंग से 32वां पद ज्ञात करो, बात एक ही है। लेकिन उसके लिए आपको इतना महाभारत करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है, आप ये एकदम बेस्ट मेथड अपनाइए, एपी को उल्टा कर दीजिए, बस बाकी सब लगा दीजिए। इसमें ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ये आपको समझ में भी हो सकता ना आया हो कि कितने पद हैं, फिर उसमें एक जोड़ा 51 था, 51 फिर 51 में एक जोड़ दिया 52, 52 में से 20 घटाया 32 आया, तो 32वां पद। अब आपको 32वां पद याद करना पड़ेगा। ए 32 लगाओगे, ए 32 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह 32 रखोगे इंटू डी, ए की वैल्यू है आपकी 3 रख दो, प्लस 32 में से एक गया है 31 गुणे डी, डी की वैल्यू है आपकी 5 रख दो। तो 3 प्लस 5 एकम 5, 5 3 15, 155। अब जोड़ो 158 आ गया। तो देखिए दोनों साइड से आपकी वैल्यू बराबर आई, 158 इधर से चाहे इधर से, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप वैसे करो, दोनों ही तरफ से मजा आता है। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, रीजनिंग वाला समझना पड़ेगा। तो हो सकता है अभी आपको ना समझ में आए, आप ये वाला रखिए, बेस्ट है, आप ये वाला रखो, ठीक है। ये भी इजी है, कुछ करना नहीं है, एक बार और देख लो वीडियो पीछे करके, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो आपका 18 नंबर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी एपी के चौथे व 8वें पदों का योग 24 है। मतलब कोई एपी थी, उसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे पद होंगे। तो चौथा पद व 8वां पद, उन दोनों को जोड़े तो 24 आ जाएगा, ठीक है। छठवां पद व 10वां पद जोड़ोगे तो 44 आ जाएगा। कह रहा है ऐसी एपी के प्रथम 3 पद बताओ क्या होंगे। बहुत ही सिंपल है, कर लोगे आप लोग, बिल्कुल कर लोगे भाई, करके देखो एक बार वीडियो रोक के। देखो किसी एपी के चौथे व 8वें पदों का योग 24 है। एपी का चौथा पद A4 प्लस 8वां पद A8, इनका योग बता रहा है 24, लिख दिया 24। फिर कह रहा है छठा व 10वें पदों का योग, छठे पद का योग व 10वें पद का योग A6 प्लस A10, कह रहा है 44 है। अच्छा 44 लिख दिया। फिर एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको ओपन कर दो, इन दोनों को जो A4 A6 ये सब वैल्यू खोल दो। तो A4 को आप लोग क्या लिख सकते हो, A4 को लिखोगे A प्लस 3D, कैसे आया आप लोग अब बताओ। A8 को कैसे लिखोगे, A प्लस 7D, है ना, बराबर 24। तो A प्लस A 2A हो गया, प्लस 3D प्लस 7D 10D हो गया, 3D और 7D को जोड़ोगे 10D आ जाएगा, बराबर 24, ठीक है। 2 से काट दो पूरी समीकरण को, 2 से काटा 2 एकम 2 प्लस 2 पंचे 10 बराबर 12 आ गया। 2 से पूरी समीकरण को काट दिया हमने, तो ये आ गई हमारी समीकरण 1। दूसरी समीकरण क्या दी थी हमारी, A6 प्लस A10 बराबर 44। A6 का मान क्या रखोगे, A प्लस 5D, है ना, A प्लस 5D, 6 था तो 5 आ गया, प्लस 10 है A10 तो A प्लस 9D बराबर दिया है 44। तो A प्लस A 2A आ गया आपका, प्लस 5D प्लस 9D, 9 5 14, 14D आ गया आपका, बराबर 44। ये देखो इसमें भी 2 से सब कट जाएगा, 2 से काट दो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग दिया A आ गया, प्लस 2 से दिया तो 7D आ गया, प्लस 2 से दिया तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 22 आ गया। ये आ गया आपकी समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या है, A प्लस 5D बराबर 12, A प्लस 7D बराबर 22। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दो। क्या करना है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दो। समीकरण 2 से 1 को घटा दो, ठीक है, घटा दो भैया। तो देखो 2 से 1 को घटाना है, तो आप बताओ ये 2 वाली है, इससे इसको घटाओ, 2 में से 1 घटाओ, तो A में से A गया 0 प्लस 7 में से 5 गया 2, 7 रुपए थे, 5 रुपए चला गया, कितना बचा, 2D बचा। फिर 22 में से 12 गया 10, 12 10 22, तो ये आ गया आपका 2D बराबर 10 आ गया। 2D बराबर 10, इसका क्या मतलब है, देखो 2D बराबर आ गया आपका 10, तो D बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 पंचे 10, D बराबर आ जाएगा आपका 5। A कैसे निकालोगे, D का मान किसी भी समीकरण में रख दो, D का मान किसी भी समीकरण में आप रख दोगे, A का मान आ जाएगा, पहली समीकरण में रख दो। तो A प्लस 5D बराबर 12, है ना, तो A प्लस 5D, 5 की वैल्यू 5, D की वैल्यू 5 बराबर 12, तो A बराबर 12 माइनस का 25,
ये 25 25 उधर जाएगा तो माइनस का, तो ए बराबर आ गया -13। ए बराबर 25 में से 12 गया 13 और 25 है माइनस का, तो माइनस का 13 बचेगा। तो ए आ गया आपका -13, डी आ गया आपका प्लस का 5, है ना। तो ये आ गई आपकी। अब कह रहा है श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखो भाई। तो कोई एपी होती है तो उसका प्रथम पद होता है ए, अगला पद होता है ए प्लस डी, अगला पद क्या होता है ए प्लस 2d। यही तो होती है श्रेणी हमारी। तो पहला पद है -13, फिर दूसरा पद है -13 प्लस 5, डी की वैल्यू 5 है, वैल्यू रख दो खाली बस। ए की वैल्यू है -13 प्लस का 2 इंटू डी की वैल्यू 5 रख दो। तो ये देखो क्या आ गया -13 कॉमा -13 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा भैया, आ गया आपका 8 आ गया, माइनस का 8 4 12 13, -13 प्लस 5 -8 आ गया। ये आ गया आपका -13 प्लस 5 दूनी 10, -13 में से 10 चले गए, माइनस का 3 बचा, माइनस का 3 बचा। ऐसे भी देख सकते थे, ए आपका -13 है, डी आपका है 5, तो -13 प्लस डी जोड़ दो, तो -13 में 5 जोड़ोगे -8 बचेगा, -8 में प्लस का 5 जोड़ोगे -3 बचेगा, -3 में प्लस का 5 जोड़ोगे इस बार कितना आएगा 2 आएगा, फिर 2 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा 7 आएगा। इस प्रकार से पॉजिटिव हमारी सीरीज बनती चली जाएगी। तो ये हमारे प्रथम 3 पद है। आगे के चाहो तो आपका कौन सा आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर आपका 7 आ जाएगा, फिर आपका 12 आ जाएगा। इस प्रकार से एपी आगे भी आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन का। आप लोग नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका 19वां क्वेश्चन है। देखिए बच्चों इस एक्सरसाइज में केवल 20 ही क्वेश्चन है, 19-20 हम लोग लगभग लास्ट पोर्शन पे आ गए। अगर आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप अपना कंसंट्रेशन अगर आपका इतना अच्छा है कि 1.5-2 घंटे की वीडियो को आप बैठ के देख रहे हैं, वो भी लास्ट तक आ गए, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ है जो आगे आपको ले जा रहा है। आप इसको कंटिन्यू रखिए, तोड़िएगा नहीं, रिदम को पढ़ाई करते रहिए। अगर आप यहाँ तक पहुंचे इसका मतलब आपका मन लग रहा है पढ़ाई में, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से आप पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैथ्स की गारंटी मेरी है। मैथ्स में अगर आपको एक क्वेश्चन इस लॉजिक से इस तरीके से समझा दूंगा कि आप जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। बस आप कभी 2-3 महीने में रिवीजन करते रहिएगा बस, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो चीजें भूल जाएंगे बेसिकली। तो आपको बस रिवीजन करते रहना है। कॉन्सेप्ट की जिम्मेदारी मेरी है, रटवाऊंगा एक भी चीज नहीं। बस इसी प्रकार से आप मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में ₹5000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। अच्छा, ये देखो 5000 का मासिक वेतन है उसका, हर महीने 5000 रुपए पाता है और प्रत्येक वर्ष ₹200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन ₹7 वर्ष हो जाएगा। अच्छा देखिए क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले कह रहा है मासिक वेतन, जैसे आप कहीं मान लीजिए कोई जॉब करता था, उसका वेतन जो था हर महीने 5000 मिलता था और अगले साल जब 1 साल कंप्लीट होता था तो उसका अगले साल 2 साल मतलब 200 रुपए बढ़ जाते थे। जैसे इस साल उसको 5000 रुपए मिल रहे हैं, अगले साल उसको 5200 रुपए मिलेंगे, फिर अगले साल 200 बढ़ेगा, फिर अगले साल 5400 रुपए मिलेगा, फिर अगले साल 5600 रुपए मिलेगा। देखिए कैसे, देखिए इसका हल जब करेंगे हम, कोई भाई एक आदमी है सुब्बा राव, आज वो नौकरी करने गया, 5000 रुपए उसको हर महीने 5000 रुपए मिल रहे हैं और 1 साल बाद उसको 5000 की जगह 5200 मिलने लगते हैं। भाई 200 रुपए उसका वेतन बढ़ जाता है, तो अगले साल उसको क्या हुआ, हर महीने 5200 मिल रहे हैं। फिर 1 साल बाद अगले साल क्या होगा, 200 रुपए वो बढ़ जाएगा, 5200 में 200 जोड़ोगे 5400 हो जाएगा, तो हर महीने 5400 मिलेगा। फिर अगले साल क्या होगा, हर महीने 200 बढ़ जाएगा, 5600 मिलने लगेगा। तो ऐसे ही कह रहा है भैया, ये किस वर्ष जो है वेतन उसका 7000 हो जाएगा, किस वर्ष वेतन जो है उसका 7000 हो जाएगा। तो भैया हमें क्या पता किस वर्ष 7000 हो जाएगा, किसी वर्ष में होगा, यही हमें निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, माना कि 91 साल उसका वेतन माना कि हमने 7000 हो जाएगा। अच्छा, तो an का फार्मूला हमारा क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। हमने मान लिया कि भाई चलो x साल बाद उसका वेतन 7000 हो जाएगा, n साल बाद उसका वेतन 7000 हो जाएगा, अच्छी बात है। तो मान लिया हमारा an है 7000। अच्छा, प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद तो भैया 5000 है, तो लिख लो 5000, लिख लिए भैया, प्लस n-1 n ही तो हमें निकालना है कि किस वर्ष होगा जाके। डी क्या है, हर साल कितना वेतन बढ़ रहा है, 200 रुपए, 5000 से 200 बढ़ा, फिर 200 बढ़ा,
तो वही हमारा निश्चित वैल्यू ऐड होती जा रही, वही हमारा सार्वंतर होता है। 5200 में से 5000 गया 200, 5400 में से 5200 गया 200, तो यही हमारा सार्वंतर होता है। अब देखो 7000, ये 5000 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 7000 में से 5000 चला जाएगा, कितना बचेगा 2000 बचेगा बच्चों। फिर n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू है आपकी 200, तो 200 इधर ले आओ, मतलब 2000 जो है ये आपका 200 बटे में आ जाएगा जब, तो बराबर उधर बचेगा n-1। ये देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो आपका कितना है n-1 बराबर 20/2। 20/2 को आप क्या लिखोगे 10 लिख दो, 2 1 कम 2 10, तो n-1 आपका आ गया है 10। तो n-1 जब आपका 10 आ गया है तो n कितना आएगा, n कितना आएगा आप बता दो कि भैया 10 में 1 जुड़ जाएगा, n आ जाएगा 11। तो हमने कहा बिल्कुल सही बात है, n आपका आ गया 11 साल। तो मतलब उसका वेतन अगर हर साल 200 रुपए बढ़ रहा है तो उसका 11वें साल n की वैल्यू 11, मतलब 11 साल बाद उसका वेतन 7000 रुपए होगा। इतना शॉर्टली, मतलब इतना जो है लेट में उसका इंक्रीमेंट होगा 2000 रुपए का, लेकिन हर साल केवल 200 हो रहा है। तो इस प्रकार से निकालेंगे कि भैया 7000, हमें तो पता नहीं 7000 किस वर्ष वेतन हो जाएगा, तो हमने माना कि nवें साल जो है उसका वेतन 7000 हो जाएगा। ये 7000 हो गया, प्रथम पद हमें पता है, प्लस n साल बाद होगा तो n लिख लिया। सार्वंतर कितना है 200 रुपए हर बार जुड़ रहा है, तो वही हमारा 200 आ गया। इस प्रकार से सॉल्व कर लोगे आप तो n की वैल्यू आपकी 11 आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखिए बच्चों, ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर वाला, इसमें कह रहा है एक रामकली लेडीज है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, नया साल आया, रामकली एकदम मोटिवेट हो गई, बोली इस साल से मैं बचत करूंगी, हर महीने नहीं हर सप्ताह कुछ रुपए बचाया करूंगी। ठीक है, संडे को कुछ रुपए बचाती थी, तो हर किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की, मतलब प्रथम सप्ताह में उसने 50 रुपए बचा लिए, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपए बढ़ाती गई, और फिर हर सप्ताह हर वीक 17.5 रुपए बचाती गई, हर वीक 17.5 रुपए बचा लेती थी। बहुत बढ़िया। यदि nवें सप्ताह उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.5 है, हो जाती है, तो n ज्ञात करो, मतलब किस सप्ताह, कितने सप्ताह बाद उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 हो जाएगी। वैसे जो हमारी माता लोग होती हैं, वो मम्मी लोग होती हैं, वो पैसे बचाने में बहुत एक्सपर्ट होती है, मतलब उनको पैसे जो मिलते हैं या कहीं से भी जो उनकी सैलरी होती है या कुछ भी, तो उसमें से वो थोड़ा पैसा अलग बचाती रहती है। हम लोगों में वो आदत नहीं होती, जितना पैसा है मन में रहता है कि भाई हमारे पास इतना पैसा है, कहीं गए शॉपिंग करने, हाँ भाई इतना बैलेंस है, कर लिए। माता लोगों में ये सब नहीं होता है ना। तो इसका सोल्यूशन जो होगा कैसे होगा, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में भैया 50 रुपए बचा लेती है, वो 50 रुपए बचा लिए किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में। उन्होंने मान लो नया साल आया सन 2025, और उसमें क्या किया 50 रुपए हर सप्ताह बचाने शुरू किए, और अगले सप्ताह जब आता था तो 17.5 रुपए जोड़ देती थी। जैसे 50 तो वो था ही, अगले सप्ताह जब आता था तो उसमें 17.5 रुपए जोड़ देती थी। फिर अगला सप्ताह जो आता था, जैसे अब मान लो कितना हो गया 50 प्लस 17.5 हो गया पीछे, ये तो हो गया इतना, ये वाला, और फिर अगला जब सप्ताह खत्म होता था तो फिर 17.5 रुपए बचा लेती थी। तो ऐसे करती थी वो। तो एक दिन क्या हुआ कि भैया 207.5 रुपए हो गए। तो आपसे पूछा ये कितने सप्ताह बाद हुआ, तो इसको नोट कर लो आप ऊपर। पहले सप्ताह में उन्होंने बचाया होगा 50 रुपए, फिर 17.5 रुपए जोड़ दोगे तो कितना बचाएगा 50 10 60 60 7 67.5 रुपए, 67.5 रुपए हो गए। फिर अगले सप्ताह कितना हो गया होगा 67.5 रुपए में 17.5 रुपए जोड़ दो, 5 5 10 का 0 हासिल लगा, एक ऊपर चला गया, 7 7 14 1 15 का 5 हासिल लगा, 1 6 7 1 8। तो भैया अगले सप्ताह हो गए 85 रुपए। फिर अगले सप्ताह कितना हो गया, तो 85 में फिर से 17.5 जोड़ दो, अगले सप्ताह का पैसा आएगा। ऐसे ही किसी सप्ताह जो है आपका रुपया हो गया 207.5 रुपए। तो वही हमसे पूछा है वो किस सप्ताह ऐसे हुआ होगा। ठीक है, तो वही हम लोग निकाल देंगे। अब तो कुछ बचा ही नहीं, 8p बन गई, अब an निकाल देना है। तो देखो हमें आखिरी पद पता है, पहला पद पता है, दूसरा पद पता है, और हमें क्या करना है n बताना है कि वो कितने नंबर का पद है, कितने सप्ताह बाद वैसे होगा।
तो देख लो आपको एन एनवा पद मान लो, वो कोई एनवा पद है, मान लो हमें क्या पता कि भाई कितने सप्ताह हो गए, निकालेंगे अभी। ए प्रथम पद आपका 50 है और डी कितना है, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, कितना आएगा 17.5। देखो डी सार्वंतर हमारी एक निश्चित वैल्यू होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है जो हर टर्म में बढ़ती जाती है या घटती जाती है, ठीक है। तो इसमें 17.5 रुपए बढ़ता जा रहा है, तो वही हमारा सार्वंतर हो गया। आप मैथमेटिकली घटाकर भी चेक कर सकते हो। तो ये डी आ गया। अब आप ए एन बराबर फार्मूला लगा दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बच्चों वाला फार्मूला अब तो लगता होगा आपको। अब क्या करोगे आप, ए एन की वैल्यू 207.5 है ना, बराबर ए की वैल्यू बच्चों कितनी है 50 रुपए शुरुआत में था, प्लस एन हमें तो निकालना है कितने सप्ताह में हुआ, डी कितना बढ़ता जा रहा है 17.5 रुपए बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से हम लोग सवाल को करते हैं। अब देखो 207.5 माइनस का 50, ठीक है, बराबर इधर कितना बचा n माइनस 1 गुणे 17.5, ये बच गया इधर। अब देखो 207.5 में से जब 50 घटाओगे कितना बचेगा, देखो 207.5 में से हमें घटाना है 50, घटा दो भैया। 50 के आगे कुछ नहीं तो 0 0 लिख सकते हो, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 0 गया 7, 0 में से 5 गया कितना बचा, 10 में से इधर दहाई का एक आएगा उधार, 10 में से 5 गया 5 1, तो 157.50 बचेगा, यहां पर बचेगा 157.50 बराबर n माइनस 1 गुणे 17.5, 17.5 इधर गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो 157.50 बटे 17.5 बराबर n माइनस 1। क्या होगा देखो, बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पर 17.5 था, इसको 50 भी लिख सकते हो, यहां से दशमलव हटाया, ऊपर से भी दशमलव, 2 अंकों के बाद यहां भी दशमलव, 2 अंकों के बाद यहां भी दशमलव। हमने 17.5 को आप जो है 17.5 को 17.50 भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 500 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 17.5 को 50 कर दिया, तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ, दशमलव से दशमलव उड़ा दिया। अब देखो क्या बचा, अब आपका बचा है n माइनस 1 बराबर 157.50 बटे 175.0, ठीक है, ये बचा आपका, 0 से 0 कट गया, n माइनस 1 आपका आ गया है 157.5 बटे 175, कितने से कटेगा देखो, 157.5 को 5 से काटो सबसे पहले, तो 5 से काटे 5 तिया 15, 2 बचा 25 25 35 आ गया, ऊपर वाला भी काटो, 5 तिया 15, 5 एकम 5 25 25 315 आ गया, फिर से 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, 5 तिया 15 63 आ गया, तो 7 एकम 7, 7 नामा 63, तो 9 आ गया। n माइनस 1 आपका जो है, n माइनस 1 जो है आपका आ गया है भैया 9, तो फिर n माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा बच्चों, तो n आ जाएगा आपका 9 प्लस 1, यानी n आ जाएगा आपका 10, मतलब 10वें सप्ताह इतना पैसा हो जाएगा उसका, 10 सप्ताह बाद, मतलब 10 सप्ताह बाद उसके पैसे इतने हो जाएंगे। ये तो मतलब पहला सवाल जैसे था एक्सरसाइज का वैसा है, बहुत इजी है, बस इसमें उसने भाषा बना दी है। भाषा को हमें बहुत अच्छे से समझना होता है कि भैया कोई नया साल आया, हमने सोचा कि अब हम हर सप्ताह, मान लो कोई डे चूज कर लिया, जब मान लो संडे, हम संडे को अपना रुपया बचाया करेंगे हर संडे को, तो पहले संडे को हमने 50 रुपए बचाए, नए साल में हमें मिले थे भैया ज्यादा, सब लोग दे गए थे, तो 50 रुपए बचा लिए। अब हम हर संडे को 17.5 रुपए अपनी सेविंग कर लेते हैं और 50 रुपए में 17.5 रुपए जोड़ देते हैं। ये देखो 50 में 17.5 जोड़ा, फिर इसमें 17 पॉइंट जोड़ा, तो हमारे बढ़ते हुए पैसे जा रहे हैं, एक दिन इतने हो गए। तो वही पूछा ये रुपए जो हो गया ये कितने सप्ताह बाद होगा, तो हम लोग निकाल लेंगे। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। इस एक्सरसाइज में 20 सवाल थे, लंबे लंबे सारे सवाल थे, इसलिए लगभग ये वाली भी वीडियो में लगभग 1.5 से 2 घंटा लगा है। बाकी बहुत अच्छे से हर एक सोल्यूशन को जैसे क्लास में समझाया जाता है, हम इस प्रकार से आपको समझाते हैं कि हम मानते हैं कि आपने ना ही क्लास में पढ़ा है, आपने कहीं नहीं पढ़ा है, तो एकदम जीरो से पढ़ाते हैं। हम ये नहीं मानते कि आपने इसको क्लास में पढ़ा होगा जल्दी जल्दी से करवा दे, नहीं, एकदम डिटेल्ड वे में बढ़िया पढ़ाते हैं एकदम। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई अपनी राय देना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं कि भैया ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, ये नहीं ये करो, अप्रोच को भी आप बदलवा सकते हैं।
तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में।